1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड से सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को ही हुआ। अब यूरोप के देशों के अंदर एक धक-धक हो रही थी, क्या दोबारा से यूरोप में अशांति फैलेगी या सब कुछ सही हो जाएगा। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए अमेरिका ने 1945 में एक मार्शल प्लान चलाया। इसके तहत यूरोप को हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEC बना। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1948 में जब ये बना तो इसका मेन मोटिव यही था कि हम यूरोप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे। और अगले ही साल यानी 1949 में यूरोप में एक यूरोपीय काउंसिल बना। इसके तहत उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल रूप से स्टैब्लिश करने की सोची और उसके 2 साल बाद यानी 1951 में पेरिस ट्रीटी के द्वारा यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना, दैट इज ECSC। इसके बाद कभी यूरोप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर यूरोप जो था तरक्की करता चला गया। 1957 में रोम ट्रीटी के द्वारा EEC यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इसके तहत उन्होंने यूरो को अपना लिया। मतलब जितने भी देश यूरोपीय यूनियन में होंगे वो सब एक ही करेंसी चलाएंगे जिसका नाम था यूरो। इसके बाद धीरे धीरे करते करते यूरोप ने अपने आप को 1 मार्केट, 1 करेंसी और 1 वीज़ा ले आए। ये 1 वीज़ा है सागेन वीज़ा। सागेन वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप यूरोप में एक वीज़ा लीजिए और पूरे यूरोप में आप कहीं भी घूम सकते हैं। और फिर क्या था, 1992 में फाइनली यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। इस ट्रीटी का नाम था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। और उसके बाद तो यूरोपीय यूनियन दुनिया में सुपर पावर बन गया, या यूं कहा जाए ऑप्शन बी बन गया। यूरोप की जीडीपी एक टाइम पे अमेरिका की जीडीपी से भी आगे थी। पर हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूरोप जो है सुपर पावर है। वहाँ अभी भी कुछ कमियां हैं कि ये यूनियन है तो इनका खुद का संविधान नहीं है। इनके पास एक झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और खुद की एक मुद्रा भी है। ये देखिए, ये मैप में वो कंट्रीज हैं जो नई स्थापित हुई हैं, ये मैप में वो कंट्रीज हैं जो पुराने देश थे। तो ये सब मिलके 1992 में यूरोपीय यूनियन बना देते हैं। 2016 में यूरोपीय यूनियन की जीडीपी 17,000 अरब डॉलर थी, जो अमेरिका से काफ़ी आगे थी। यूरोपीय संघ में सिर्फ आर्थिक नहीं, मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन और फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास मिलिट्री बजट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यूं कहा जाए तो अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पे आते हैं जिनके पास मिलिट्री वेपन बहुत ज़्यादा है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। यूरोपीय यूनियन में एक देश है ब्रिटेन, जो हमेशा अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग रखता है। उसके खुद की एक करेंसी है, ये यूरो को अपनाता नहीं है। और इसी के साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन भी है जिन्होंने यूरो की करेंसी को अपनाया नहीं था। लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। अब हमने बात के लिए यूरोप की, क्या यूरोप के अलावा भी कोई ऐसा देश है जो दुनिया में एक पावरफुल ऑप्शन रखता है? तो हाँ, एक और संगठन है। इस संगठन का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह। दिन है 1967। 1967 में बैंकॉक में आसियान की स्थापना हुई। ये स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। उन 5 देशों का नाम थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यही 5 देश आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित भी थे। इन 5 देशों का एजेंडा सिंपल सा था कि आपस में आर्थिक सहयोग करके राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में भी एकजुटता लेके आनी है। बाद में 5 देश और आ गए। उनके नाम थे ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और कुल मिला के आसियान की सदस्य संख्या हो गई 10। आसियान में एक बहुत फेमस चीज़ है जो इसे पूरी दुनिया से अलग करता है, वो है आसियान शैली, आसियान वे। आसियान वे में ये है कि किसी भी लड़ाई को, किसी भी मुद्दे को इनफॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं। मतलब है ये फॉर्मल ग्रुप, लेकिन किसी भी झगड़ों को इनफॉर्मल वे में सॉल्व करना इनकी एक अलग निशानी है। 2003 में इन्होंने अपने आप को आसियान सिक्योरिटी, आसियान इकोनॉमिक, आसियान सोशल एंड कल्चरल रूप से स्टैब्लिश किया
और उसी के साथ आसियान जो है पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टेज बन के उभरा। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना की गई। इसके तहत आसियान ने अपने आप को इंटरनेशनल रूप से खोल दिया और पूरी दुनिया को ये इनविटेशन दिया कि आप भी आसियान के इनफॉर्मल मेंबर बन सकते हैं। आसियान ने एक फ्री ट्रेड एरिया स्टार्ट किया। इसके तहत इन्होंने अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और इंडिया आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि आसियान की जो पॉलिसीज हैं उसे दुनिया एडमायर कर रही है। आसियान ने 2020 में एक विजन बनाया जिसका नाम रखा आसियान 2020। इसके तहत आसियान जो है अपने आप को एक मल्टी डायमेंशन फेस बनाएगा और इसमें आसियान सही साबित भी हुआ। 1999 में आसियान ने एक पॉलिसी बनाई। इसके तहत ये कहा कि हम साल में एक बार जरूर मिलेंगे और बैठेंगे। मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, 2018 में आसियान इंडियन कॉमनवेल्थ समिट हुआ जिसमें मोदी जी ने भाग लिया और मज़ेदार बात यह है कि ये समिट दिल्ली में हुआ। तो ओवरऑल कहा जाए तो 1967 में बना ये संगठन आज के समय पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है और आगे आने वाले कुछ सालों में आसियान एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के बारे में। 1949 यानी हमारे आज़ादी से 2 साल बाद माओ के लीडरशिप में चाइना में रेवोल्यूशन होता है जिसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत चाइना अपने आप को एक कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देता है और सभी रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल कर लेता है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, सारी रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में आ जाती है और चाइना जो है एक कम्यून सिस्टम चलाता है। इस कम्यून सिस्टम के तहत वो एग्रीकल्चर को सामूहिक कर देता है, कोऑपरेटिव कर देता है। मतलब मिलके खेती करी जाएगी, किसी प्राइवेट पर्सन की खेती नहीं होगी, सबकी खेती होगी। और धीरे धीरे करते करते चाइना की जो जीडीपी है वो 5 से 6% बढ़ जाती है हर साल। लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेवल से बढ़ रही थी। तो जीडीपी का बढ़ना और पॉपुलेशन का बढ़ना, इसकी वजह से चाइना में ग्रोथ नहीं हो रही थी और 1970 तक आते आते चाइना कोलैप्स की स्थिति में आ गया। लेकिन वो बात जो रशिया ने कभी नहीं अपनाई और वो बात जो चाइना ने अपना ली वो है बदलाव की। रशिया एंड मौके तक अपने आप को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन चाइना ने स्टार्टिंग में ही अपने आप को बदल दिया। 1970 में चाइना ने एक बहुत बड़े फैसले लिए और 1972 में अमेरिका से दोस्ती कर ली। 1973 में चाउ एन लाई जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्मी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन स्थापित किया। 1978 में देंग सियाओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी करी। इसके तहत ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया का चाइना के साथ नाता जुड़ गया। और फिर क्या था, चाइना ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1980s में बाजार खुल गए, 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हो गया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चाइना जो था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में बदल गया। चाइना में 1980s में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम का एक पॉलिसी चलाई गई। इसके तहत चाइना में जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। बेसिकली ये पॉलिसी इसलिए थी ताकि चाइना में दुनिया के लोग इन्वेस्ट कर सके। 2001 में चाइना जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया और ये जुड़ना दिखाता है कि चाइना पूरी तरीके से अब कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है। इन सब के बावजूद चाइना में आज भी 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। महिलाओं की स्थिति आज भी वहाँ बहुत बेकार है और वहाँ पे करप्शन, पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाली कंट्री है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें तो हमने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इस नारे का चाइना ने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया। इसके बाद हमारे और चाइना के रिश्ते खराब होते चले गए। 1962 में अक्साई चीन में चाइना और इंडिया की लड़ाई हो गई और हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा
उसके बाद कई सालों तक चाइना से कोई बात नहीं हुई, लेकिन 1976 में दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो गई। 1981 आते आते दोनों ने अपनी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को ठीक करना स्टार्ट किया और कोल्ड वॉर खत्म होने के दौरान चाइना की नज़दीकियां इंडिया से बढ़ने लगी और 1988 में राजीव गांधी चाइना घूमने भी गए थे और 1999 में चाइना और इंडिया ने 4 स्टेज खोल दिए। वो स्टेज थे कल्चरल, टेक्नोलॉजी, साइंस और कॉपरेशन। इन चारों के तहत चाइना ने कहा कि हम आपस में एक दूसरे का ट्रेड बढ़ाएंगे और 30% ट्रेड बढ़ाने की भी बात कही। और इसी के साथ आपका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।